नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग के तैयार किए गए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिक्रिगेशन सिस्टम का शुभारंभ किया है। इससे राज्य के प्रमुख मार्गों में यातायात के नियमों के अनुपालन और कर अपवचन संबंधी प्रकरणों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यातायात के नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से ये एक अच्छी शुरुआत है। एएनपीआर कैमरे लगने से लोग यातायात के नियमों का पालन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एएनपीआर कैमरे के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। तो वहीं आतंकवाद को लेकर बनाई गई फिल्म द केरल स्टोरी विवाद के बावजूद इस वीकेंड अब तक 33 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इस फिल्म की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि उसने PS2 जैसी फिल्म को भी कमाई के मामले में पछाड़ दिया है। साथ ही देश के 2 राज्यों को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया जा रहा है और फिल्म को लोगों का प्यार भी भरपूर मिल रहा है। इसी फिल्म को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज देहरादून में देखेंगे, जिस पर मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि इस फिल्म के जरिए निर्देशकों ने यह बताने की कोशिश की है कि देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग किस तरह से बिना किसी हथियार के आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म काफी अच्छी है और इस फिल्म को देश के हर नागरिक को देखना ही चाहिए। देखिए, ये द स्टोरी केरला एक ऐसी फिल्म है जिस पर यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना गोली बारूद बम इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से जो घिनौनी जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेज़ी से हुआ है उसकी पटकथा है। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, अपने सहयोगी गणों को भी सभी लोग उसमें देखने जाएंगे। हमारी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में होगी और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें। देहरादून में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा, सरकार और ITDA से जुड़े अधिकारी संयुक्त प्रयास से सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 को नए तरीके से असेंबल कर रहे थे और आज 3 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि सभी विभागों की रिपोर्ट इस पोर्टल पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष और सचिव इसकी समीक्षा खुद करेंगे। इसके साथ ही महीने में एक बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की खुद समीक्षा करने वाले हैं। आगे मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि सरकार का मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। आज चूँकि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और ITDA डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी और जो भी लोग उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे वो उसका उत्तरदायित्व भी उसमें निर्धारित हो जाएगा। और मासिक पाक्षिक रूप से जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, उसके समाधान के लिए काम करेंगे और प्रत्येक महीने के एक दिवस मैं भी अंत में उसकी समीक्षा करूँगा और इससे निश्चित रूप से आम जनता को, सामान्य जनता को, लोगों को सीधे जो उनकी परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा और सभी को सहायता मिलेगी। एक अच्छा काम है, इसको हम लोग प्रयासपूर्वक गुड गवर्नेंस के रूप में और लोगों को सुविधा देने के लिए जो हमारी सरकार का मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि का भाव वो लोगों में आए, उसके लिए हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है।
तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित है। हालांकि बीच में बरसात और बर्फबारी के चलते यात्रा में कुछ अवरोध आ गया था, लेकिन अब स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई है और यात्रा दोबारा से सुरक्षित चल रही है। चारधाम की यात्रा जो है वहाँ काफी भक्त लोग चले गए, क्योंकि मंदिर के पट खुलते हैं तो सबके अंदर बड़ी भावना होती है कि हम पहले दर्शन करें, तो इसके लिए काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे। और केदारनाथ में 1,74,600 यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। उसके बाद वहाँ इतनी बर्फबारी हो गई कि वहाँ रहना बड़ा असंभव हो गया और काफी, आपको पता है कि नीचे से अगर एक पानी की बोतल जाती है तो उसका भी ढुलाई पड़ती है, तो वो सब चीजें मूल्य बढ़ गए तो लोगों में बड़ा हाहाकार मच गया। तो हमने लोगों को कंट्रोल किया कि भाई इसमें उचित मूल्य लिया जाए, जो भी उसका होता है ढुलाई का आप वेतन जोड़ करके उसके खर्चे को जोड़ करके आप लीजिए। तो इस प्रकार से अब वो कंट्रोल में आ गया है और जो बैकलॉग है धीरे धीरे कम हो रहा है। हेलीकॉप्टर्स भी चलने लग गए हैं, क्योंकि पूरा वहाँ पर आपने देखा होगा फ्रीक नेचर के कारण और सारा का सारा हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो स्टैंड मतलब बुकिंग काफी लंबी चली जा रही है हेलीकॉप्टर्स की हो रही है। उसके बाद कुछ हमारे पास घटनाएं भी आई हैं ऐसी, जिसके अंदर कुछ नकली कंपनी बना करके और टिकट्स बेचे गए हैं, तो उसके ऊपर भी हम बड़ी स्ट्रिक्ट वो कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने लोगों से कहा कि जो हमारे ओरिजिनल पोर्टल जो हमारे हैं, जो हमारी जो साइट है, उससे ही बुकिंग कराएं, किसी और से ना कराएं। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा के रास्तों पर पड़ने वाले सभी निकायों की साफ सफाई समेत सभी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले जितने भी निकाय हैं वो यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करें। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा के रास्तों पर पड़ने वाले सभी निकायों को पार्किंग की व्यवस्था भी बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि यात्रा मार्गों पर पार्किंग से श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी होटल्स, होम स्टे, आश्रम, स्कूल, कॉलेजेस की पार्किंग को चारधाम यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने को कहा गया है। चारधाम यात्रा मार्ग पे जितने भी हमारे निकाय पड़ते हैं, उसमें जिस प्रकार से चारधाम यात्रा चल रही है, आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा इस बार बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि बीच बीच में जिस प्रकार से बारिश और ये सब व्यवहार आ रहे, तो भी हमारी जितने भी निकाय हैं उनसे आज मैंने समीक्षा की है उन निकायों से कि हमारे वहाँ सफाई कर्मियों की कितनी संख्या है, किस प्रकार से वहाँ सफाई हो रही है, शौचालय क्या स्थिति है, उन पर साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कूड़े का एकत्रीकरण कर रहे हैं तो उसका निस्तारने की क्या व्यवस्था है। मुख्य मार्गों पे जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उसमें लगातार हमारे निकायों द्वारा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी हो रहा है, जानकारी भी ली गई है। ऐसे जो निराश्रित पशु हैं जिनके बारे में मुझे खुशी है इस बात की कि 3 तारीख को मैंने एक विषय उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया और उन निराश्रित पशुओं के लिए भी सरकार बहुत गंभीर है। उनके फिर जो भी गौशालाएँ या इस प्रकार से बनाने की बात है, उस पर हम लोग निकाय स्तर पे भी काम चल रहा है और सरकार के स्तर पे भी काम चल रहा है। और हमने कहा है तमाम निकायों को कि तुरंत वो DPR भेजें डीएम के माध्यम से, ताकि उनके यहाँ गौशालाओं का निर्माण हो सके, जितने भी निराश्रित पशु हैं वो वहाँ उनकी व्यवस्था हो सके। उत्तराखंड में 13 मई से 16 मई तक अन्न महोत्सव 2023 आयोजित किया जाना है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्न कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज मिलेट्स वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर बोलते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा से इस साल 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जो भारत के लिए सम्मान की बात है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। यह यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और इसकी शुरुआत 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से हुई, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी मिलेट्स के लिए अपना मिलेट्स मिशन हमने बनाया है। 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मंडवे का MSP 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम 5 किलो फ्री राशन देते हैं, हम उसमें 1 किलो मड़वा भी देंगे। उसको देने का आशय ये है कि किसान मड़वा उगाए, जब उसको लगेगा कि इतना तो हमारे सरकारी खरीद लेगी तो उसकी ओर अग्रसर होगा। हरिद्वार क्षेत्र की अगर बात करें तो भाजपा अपनी प्रतिद्वंदी पार्टियों को लगातार पटकनी दे रही है। भाजपा ने एक ऐसी ही जोरदार झटका बसपा और कांग्रेस दोनों को दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये खास रिपोर्ट देखिए। कभी बसपा के बड़े जनाधार वाले नेता राजेंद्र सिंह चौधरी, जो फिलहाल बसपा के प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभा रहे थे, राजेंद्र ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं साल 2017 में ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही बरखा रानी ने भी कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया है। एक लंबे समय तक बसपा और कांग्रेस में रहे इन दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों को अलविदा कहने की भी वजह बताई है। बसपा से भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र सिंह चौधरी की माने तो ये समय की जरूरत थी, जबकि कांग्रेस से भाजपा के खेमे में आई बरखा रानी ने सीधा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर ही कटाक्ष कर डाला। बरखा रानी की माने तो कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल हरीश रावत के हाथ में है। हरदा जिसका चाहे टिकट कटवा दे और जिसको चाहे दिलवा दे। ऐसा बरखा ने इसलिए कहा क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान ज्वालापुर से बरखा रानी को बतौर कांग्रेस प्रत्याशी लगभग चुन लिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि एक लिस्ट भी वायरल हो गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर बरखा का टिकट काटकर रवि बहादुर को ज्वालापुर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया था, जिसकी खींच बरखा रानी ने आज हरीश रावत पर कटाक्ष कर और भाजपा में शामिल होकर निकाल दी है कि बड़ी संख्या में विकास, देश के विकास को देखकर प्रदेश सरकार के प्रति प्रभावित होकर जनप्रतिनिधियों पर जनता का प्रभाव है, जनता का दबाव है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं। अभी हमने गंगोली हाट के अंदर जो वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, बाकी दलों के, उनको हमने जोड़ा है। उत्तरकाशी में कार्यक्रम हुआ है, काशीपुर में कार्यक्रम हुआ है, ऐसे अनेकों स्थानों पर कार्यक्रम भविष्य में चलाने वाले और एक माहौल, एक वातावरण लोकसभा चुनाव तो आपको इसी प्रकार का दिखाई देगा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने जिस बात को कहा है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार न केवल उत्साह बन रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी में आने की एक ओर सी है। हरिद्वार जनपद से पिछले समय से आपने देखा कि कांग्रेस और बीएसपी और अन्य दलों के सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह सर्व समाज को जोड़कर सबके हित की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी में आस्था व्यक्त करते हैं। मैं भी ये उचित समझा कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी सबका भला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि मेरे साथ में बड़ा अन्याय हुआ। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष 2002 में बनी थी और उसके बाद में मैं हमेशा समाज की सेवा ही करती रही, चाहे वो जिला पंचायत के रूप में भी हो और या संगठन के रूप में। पर मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से काम किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों दिग्गज नेताओं का भाजपा में शामिल होना आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में हरिद्वार क्षेत्र में बीजेपी को और मजबूती दिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तराखंड में गन्ना किसानों के भुगतान को कांग्रेस ने प्रमुख मुद्दा बनाया हुआ है। आज कांग्रेस के सभी दिग्गज हरिद्वार जिले के सभी विधायकों और प्रदेश के नेताओं के साथ इकबालपुर चीनी मिल पर जमकर प्रदर्शन करते नजर आए और सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी उपवास पर बैठे रहे। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि जब तक प्रदेश सरकार गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं करा देती तब तक कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन करती रहेगी। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि गन्ना मिल के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। गन्ना किसानों के लिए जन जागरण चलाया जाएगा। अगर फिर भी भुगतान नहीं होगा तो सीएम आवास पर पहुंचकर उपवास रखा जाएगा। निरंतर लड़ेंगे, कोई लड़ाई का अंत कल सुबह तक नहीं होगा। हम इसके बाद जून में जब भर्ती
धधकती दोपहरी में गांधी की मूर्ति के सामने तप करेंगे, 1 घंटे का सामूहिक तप करेंगे और उसके बाद हम एक इकबालपुर के किसानों के अधिकार के लिए जन जागरण यात्रा प्रारंभ करेंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के घर में उपवास भी करेंगे। जो धरना है ये किसानों को लेकर के ये धरना है जो इकबालपुर मिल पे तकरीबन 250 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है, उसे लेकर के कांग्रेस पहले से गंभीर है। तकरीबन 2019 से और अब तक, चाहे वो गंगा गन्ना यात्रा के रूप में हो 2019 में, और चाहे वो विधानसभा का घेराव हो माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में। इससे पहले भी हम तकरीबन 8 जनवरी को एक धरना हमने यहाँ किया था, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है। जो 17-18 का तकरीबन 10 करोड़ रुपए भुगतान था वो मिल प्रबंधन देने का काम किया है। और रही बात उमेश कुमार की, तो उमेश कुमार इस किसानों के मसले में भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने पे लगे हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की ओर से आज शाम देहरादून में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से युवक के साथ मारपीट समेत महिला पहलवानों को न्याय दिलाए जाने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि मशाल जुलूस प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक निकाला जाएगा। इस कैंडल मार्च में महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा नीता डिसूजा भी प्रतिभाग करने वाली हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रही है, उनके निर्देश के अनुसार हम लोगों ने आज मशाल जुलूस निकाला है। इसमें जो अंकिता भंडारी वाले मामले में जो वीवीआईपी का नाम का खुलासा अभी तक सरकार नहीं कर रही है, वो एक मामला है। और दूसरा जो जंतर मंतर पे हमारी बहनें बैठी हुई इतने दिनों से, और उनके साथ अभी तक जो बृजभूषण सिंह है उसकी ना गिरफ्तारी हुई है, और जबकि उसमें एक लड़की माइनर है, पॉस्को में जो केस एफआईआर दर्ज हो रखी है, पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवाल है। तो इसके खिलाफ आज हम लोग एक मशाल जुलूस शाम को निकाल रहे हैं। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। ये फैसला खराब मौसम और बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया। आपको बता दें ये रोक 25 अप्रैल से ही लगाई गई, अब इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस बीच वो लोग यात्रा पर जा रहे हैं जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया था। तो वहीं इस केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे धाम में विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसके चलते ये फैसला लिया गया है। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज फिर से केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो भी यात्री कल केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको जरूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आए। आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। सभी यात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लेके ही चले। धन्यवाद। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की कवायद लगातार चल रही है। इसी कड़ी में देहरादून के परेड ग्राउंड में हुई प्रदेश स्तर की एक प्रतियोगिता में 7 साल के अब्दुल्ला कबीर खान ने 2 मेडल जीते हैं। इस जीत से अब्दुल्ला कबीर खान ने काशीपुर का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। ये जो बच्चे हैं और जो खिलाड़ी हैं, ये हमारे देश की शान है, ये हमारे देश की पहचान है। आज ये पौधे हैं, कल ये बड़ वृक्ष का रूप लेंगे। गिरते हैं शेरे सवारी मैदान जंग में, और वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। तो ये बच्चे कल हमारे देश की पहचान होंगे, काशीपुर का नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरे लाल। खुशी की बात है जिस तरीके से बहुत कम टाइम में बच्चों ने ये अचीवमेंट पाया है। मैं मुबारकबाद दूंगा बच्चों को, और ये नसीम पहलवान के अपना प्रयास है, उन्होंने बच्चों को इस खेल में इस तरफ डाला और बच्चों ने उसमें उसको करके दिखाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसका, जो सारे जहाँ का मालिक है। बेशक सारी इबादत और सारी तारीफ उसके लिए है। उसके बाद अपने गुरुजी और अपने माता पिता को अपनी इस जीत का श्रेय देता हूँ, जिन्होंने अपनी लगन से मुझे गाइडलाइन किया, और आगे ऐसे ही मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ऐसे ही अपने देश, प्रदेश और अपने शहर का नाम रोशन कर दूंगा।
साल 2009 में जनसंख्या के आधार पर हुए परिसीमन में विधानसभा का दर्जा खोने के बाद कांडा क्षेत्र के ग्रामीणों को लंबे समय के लिए राजनीतिक तौर पर हाशिए पे ढकेल दिया गया। कांडा क्षेत्र के लोगों को विधानसभा में वोटिंग के लिए कपकोट में मिला दिया गया और विकास खंड के चुनावों में वोटिंग के लिए बागेश्वर ब्लॉक में मिला दिया गया। कांडा क्षेत्र के ग्रामीणों के पास ना तो विधानसभा का दर्जा है और ना ही विकास खंड का दर्जा। आपको बता दें कि इसी कांडा क्षेत्र को विकास खंड का दर्जा देने की मांग को लेकर कांडा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बैठक करते हुए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर ली है। आज कांडा क्षेत्र जागरूकता बढ़ी है और जैसा कि हमारे अभी माननीय विशिष्ट में हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमें विकास खंड की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसके लिए आज हमने जो ये ज्ञापन तैयार किया है, ये ज्ञापन हमारे भारत सरकार के नीति आयोग को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी, ये उत्तराखंड को भी जाएगा जिलाधिकारी के माध्यम से। और इसमें हमने ये मांग करी है कि हमारा विकासखंड तत्काल ये खोला जाए और इसके लिए हमने ये कहा कि अगर विकासखंड हमारा तत्काल यह स्वीकृत नहीं किया गया तो हम इस क्रम में सबसे पहले हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जाएंगे। पूरे मतलब ऐसे कम से कम 100 लोग भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम इसमें देहरादून और दिल्ली कूच करेंगे और अगर ये इसके बाद भी नहीं हुआ तो हम एक बहुत विशाल प्रदर्शन बागेश्वर में करेंगे। गांव-गांव में क्रमिक अनशन चला देंगे। जरूरत पड़ी तो 2 अक्टूबर से ये जिला मुख्यालय में आमरण अनशन भी करेंगे। आज का नहीं, जब पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब यहाँ पर स्थापित हो चुका था। किन्हीं कारणों बस वो उसको बागेश्वर स्थानांतरित कर दिया गया, जो गलत था। और कांडा की जनता इतने सालों तक चुप रही, अब जागृत हो रही। तो अब वैसे भी बागेश्वर ब्लॉक में जैसा भंडारी जी ने बताया कि 152 ग्राम सभाएं हैं। इतनी बड़ा ब्लॉक होने की वजह से विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कांडा ब्लॉक का होना जरूरी है और जनता जागृत हुई है। और सरकार पंचवर्षीय योजना में जब ये ब्लॉक बने थे तब कांडा ही ब्लॉक था। तो देखिए, एक क्षेत्र के लोग विकास की दरकार लिए विधानसभा का दर्जा चाहते हैं और चाहते हैं कि कांडा का विकास हो। वक्त छोटे से ब्रेक, खबरों के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।